आप सभी का स्वागत है हमारे एसएस करियर के कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे का, बिहार दरोगा का या और भी एग्ज़ाम जो निकटवर्ती एग्ज़ाम है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारा जो चैनल है उस चैनल पे एक दिन अवतल दर्पण का क्लास कराया गया था और आज का जो वीडियो है उत्तल दर्पण के लिए है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उत्तल दर्पण पर है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को ही इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। हम लोग समझेंगे इसमें उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण पे रखा प्रतिबिंब और वस्तु की स्थिति क्या होती है। हम लोग को इसी विषय पे आज चर्चा करना है। तो आज हम थोड़ा सा इसका चर्चा करते हैं। उत्तल दर्पण का थोड़ा सा परिभाषा को लेते हैं कि उत्तल दर्पण कहते किसको हैं। तो परिभाषा के तहत हम लोग देखते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें परावर्तक सतह कहने का मतलब होता है कि कोई जो भी दर्पण बना हुआ होता है, थोड़ा सा दर्पण के बारे में बताते हैं कि दर्पण दो तरह से होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह से होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण इसका मतलब होता है कि ऐसा गोला होता है, इसी में केंद्रक होता है सी। कोई भी अगर गोला है, कोई भी अगर गोला है उसका केंद्रक होगा। और अगर इसी गोले को दो भाग में बांट दिया जाए और अगर एक भाग को बाहर से रंगा जाए और दूसरे भाग को अंदर से रंगा जाए तो एक भाग हमारा ये वाला भाग बाहर की ओर जो कलय किया होगा उसको हम लोग अवतल दर्पण और जो अंदर की ओर कलय हुआ होगा उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इसी को परावर्तक सतह बोला जाता है। इसे परावर्तक सतह कहता है। इस ओर अवतल दर्पण में ये परावर्तक सतह है, उत्तल दर्पण में ये परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह उत्तल दर्पण के लिए, ये परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण के लिए। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसका एक फिगर को देख पाते हैं। ये मेरा दर्पण है और इस दर्पण को हम लोग अंदर से कलय कर दिए और कलय करने के बाद इस पर हम लोग दर्पण के मध्य बिंदु को पोल बोला जाता है, P, और इसे P से डिनोट किया जाता है। हिंदी इसका होता है ध्रुव। चूंकि इसका केंद्र सेंटर की ओर, केंद्र इसका अंदर की ओर होता है, इसीलिए ये उत्तल दर्पण है तो इसका भी केंद्र यहां पर होगा और केंद्र को हम लोग C, वक्रता केंद्र, इसी को बोला जाता है वक्रता केंद्र, या इसी को बोला जाता है कर्वेचर ऑफ सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही, पोल और केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही प्रधान अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है या मुख्य अक्ष कहलाता है। अगर हम इस मुख्य अक्ष के x और y अगर नाम रखें तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं x, y को हम लोग प्रधान अक्ष बोल सकते हैं, जो एक काल्पनिक रेखा होती है, और C को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, y P को हम लोग
P को हम लोग पोल यानी हम इसको ध्रुव बोल सकते हैं, और P और C के मध्य बिंदु को, P और C के मध्य बिंदु को फोकस F बोला जाता है, यानी F बराबर होता है फोकस, F को हम लोग फोकस बोलते हैं। तो की स्थिति देखेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, वस्तु का आकार देखेंगे और वस्तु की प्रकृति देखेंगे। उत्तल दर्पण से यहां से बहुत सारा प्रश्न पिछले वर्ष भी एसएससी और रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया। तो वस्तु की स्थिति, अगर इसके हम लोग अंदरूनी भाग को कलय कर दें और कलय करने के बाद इसके समांतर P से लेकर के C तक अगर एक प्रधान अक्ष खींचा जाए तो हमारी वस्तु की स्थिति, इसको अनंत बोला जाता है। इधर से आ रही है प्रकाश, प्रकाश अनंत से आ रही होती है, अनंत से आने वाली प्रकाश है, तो वस्तु एक यहां पर स्थिति में होगा और वस्तु एक अनंत और P के बीच होगा। यानी उत्तल दर्पण में दो स्थान पे वस्तु की स्थिति होती है, एक अनंत पर और एक अनंत P के मध्य में या बीच में। अगर अनंत पे वस्तु होगा तो F पर फोकस पर इमेज होगा, और अगर वस्तु P और अनंत के मध्य होगा तो F और P के मध्य में इमेज बनेगा। बात समझ में आया? अनंत पे वस्तु तो F पर इमेज, P और अनंत के बीच वस्तु तो F और P के बीच इमेज होगा। अब यहां से हम लोग देखते हैं, बहुत बार प्रश्न का ऐसा प्रकृति होता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, उसका आकार क्या होगा, तो वो बताते हैं। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि अगर हम लोग इसको एक टेबल के रूप में देख लेते हैं, तो यहां हम लोग लिखते हैं वस्तु की स्थिति, एक लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु का आकार और वस्तु का प्रकृति या वस्तु की प्रकृति। अब वस्तु का आकार को भी हम दो भाग में देख लेते हैं, एक छोटा बड़ा। वस्तु की प्रकृति आभासी या वास्तविक, आभासी को ही काल्पनिक भी बोला जाता है। तो जैसा कि हम अभी तुरंत बताए कि वस्तु दो जगह पर होगा, एक होता है अनंत पर, जब अनंत पर वस्तु तो प्रतिबिंब F पर, फोकस पर इमेज, अनंत पर वस्तु फोकस पर इमेज, वस्तु का आकार छोटा होगा, प्रकृति इसकी आभासी होगी, इसी आभासी को हम लोग काल्पनिक बोल सकते हैं, इमेजिनरी। और दूसरा होता है, दूसरा स्टेप होता है इसका कि अनंत और P के मध्य में वस्तु, अनंत P के यानी P पोल के मध्य वस्तु तो प्रतिबिंब F और फोकस और पोल के मध्य में। फिर से वही, वस्तु का आकार छोटा होगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा। इसी में उत्तल दर्पण से एक ऐसा प्रश्न पूछा था कि बताइए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वहां पर दिया आभासी, वास्तविक, आभासी काल्पनिक दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर यही था कि वस्तु की प्रकृति यहां पर हमेशा आभासी बनेगा।
उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। यहां के बाद अब थोड़ा सा हम लोग इसके उपयोग को देख लेंगे। बहुत बार यहां से भी उपयोग से भी प्रश्न पूछा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग आप लोग जानते हैं साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहन के साइड मिरर के रूप में। दूसरा, जहां पर आप लोग मोड़दार सड़क देखते होंगे तो मोड़दार सड़क में ट्रैफिक नियम के पालन करने के लिए, ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए मोड़दार सड़क पर या घुमावदार सड़क पर। तीसरा होता है परावर्तक, सड़क के किनारे लगे परावर्तक रोशनी में, परावर्तक रोशनी में। और हम लोग इसका बोल सकते हैं कि शोरूम के टेबल पे रखने के लिए, शोरूम के काउंटर में लगता है, ये शोरूम के काउंटर में लगता है, जिससे हम लोग वहां की स्थितियों को देख पाते हैं। तो हम लोग यहां पर से देखें कि उत्तल दर्पण के बारे में आज हम समझ पाए हैं, और कल अब हम लोग यहां से और एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।